स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और ये खिलाड़ी नंबर 1 का शो दरअसल 2023 का आखिरी शो रहेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स हम नए साल में हमारे नए जानकारों से मिलेंगे। इस हफ्ते भी 3 नए चेहरे आपके साथ होंगे, लेकिन पहले इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर मजबूती के साथ ट्रेड करीब 100 पॉइंट का इजाफा निफ्टी दिखाने में कामयाब, तो 21,449 के लेवल, सेंसेक्स भी 280 पॉइंट ऊपर। बैंकिंग काउंटर्स का हाल क्या है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 223 अंकों का इजाफा इधर देखने को मिला है, 47,713 के लेवल्स। मिड कैप्स का जोश ज़्यादा बेहतर है, अब 336 अंकों की बढ़त के साथ इस समय कारोबार कर रहा है ये इंडेक्स, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब नियरली 2:1 के दरमियान आता हुआ दिखाई दिया है। पुल बैक ट्रेड है, जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। आज ऑटो कंपनियों में हमने देखा एक अच्छा खासा जोश तेजी का बनता हुआ। इसके अलावा आपके सरकारी कंपनियों में बीपीसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया एंड द लाइक्स, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जो मार्केट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति रहेगी और इस बाजार को हमारे जानकार कैसे अप्रोच कर रहे हैं, उसी की बातचीत होगी अगले 20 मिनटों में। हमारा साथ दरअसल इस हफ्ते दे रहे हैं पंकज जानदर, रूपक डे। उनसे बातचीत होगी कि यहाँ से आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स कुछ ही देर में हम समित चौहान को भी जोड़ेंगे। तो ये 3 जानकार मिलकर बताएंगे आपको कि किन स्टॉक्स पर जोर दिया जाए, कहां पर तेजी और कहां पर मंदी के मौके बन रहे हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या अप्रोच रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षिता जी देखिए, जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर एक 48,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आगे जो चाल रहेगी वो काफी अच्छी लग रही है। जो अभी एक्सपेक्टेड जो मूव्स रहेंगे वो डेफिनेटली मिड कैप्स के अंदर रहेंगे और आने वाले हफ्तों में चुनिंदा लार्ज कैप्स के अंदर तेजी देखने मिल सकती है। टू बी वेरी पर्टिकुलर, बहुत चुनिंदा काउंटर्स के अंदर जो है वो हम लोगों को तेजी देखने मिल सकती है लार्ज कैप के अंदर, लेकिन मिड कैप का जो नजरिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा मैम। कैश का भी नजरिया स्ट्रॉन्ग। पंकज ने कह दिया है कि शायद 48,000 के आसपास निफ्टी बैंक अटक सकता है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाए या फिर इंडेक्स में जो आज मोमेंटम है उसको चेस किया जाए? जी, डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी हमारा स्ट्रैटेजी। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी का 21,500 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेनेबल ट्रेड करें तो कंटिन्यूअस ट्रेड करें, उसके बाद हम लोगों को एक फर्दर रैली देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, रिटेल मार्केट को बिजी रखेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डेस्क एफआईआई तो थोड़ा बहुत छुट्टी के मोड में रहेंगे, तो रिटेल ट्रेडर मार्केट को चलाएंगे और ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। 21,500 के ऊपर फर्दर रैली मेरे लिए एक्सपेक्टेड है। समित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या है इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, मार्केट में अभी हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है। हायर साइड पे अगर निफ्टी की बात करें तो 21,500 21,550 के लेवल्स आपको एक रेजिस्टेंस करके एक्ट होंगे, और लो साइड पे 21,000 के आसपास एक अच्छा बेस बन गया, और ईयर एंड भी है, तो ये वीक में हमें नहीं लगता कि ज्यादा बड़ी एक्टिविटी होगी। तो ये प्रॉब्ली 500 पॉइंट के रेंज में हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक भी ज्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। बट यस, अगर कोई भी थीम यहाँ पे प्ले आउट होती है तो उस पर ही डेफिनेटली आपको फोकस करना है, और उसी में से हम प्रॉब्लम मिड कैप स्टॉक्स पे थोड़ा सा बहुत फोकस करेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रुझान रफली वीक का, लेकिन यहाँ से आगे किन स्टॉक्स पर जोर दिया जाए ये समझना जरूरी है। रूपक, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगी कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक ने एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहे हैं, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, और मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करें कॉन्फिडेंटली। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में अपसाइड बरकरार रहना चाहिए, अपसाइड में 1520 तक जाना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 1289 पे। 89 का स्टॉप लॉस और 1520 आपका टारगेट, करेक्ट? रूपक, टारगेट 1520? जी हाँ, 1520 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 1520 के टारगेट के लिए मौका तेजी का रूपक की तरफ से। कोची शिपयार्ड आज 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक का। समित, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड।
यहाँ पे हम बालाजी अमाइंस के साथ जाना चाहेंगे। थोड़ी बहुत हमने हलचल यहाँ पे देखी है, केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और ये स्टॉक जो काफी टाइम से कंसोलिडेट करा था, कहीं न कहीं इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी अभी लास्ट 2 हफ्तों से आना चालू हो गई है और आज उसने इसका एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ। तो यहाँ पे हमें लगता है कि बालाजी अमाइंस में आज के लिए ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुका है 7%, बट हमें लगता है कि 1-2 दिनों का अगर हम व्यू पकड़े तो यहाँ से ये तेजी और एक्सटेंड होगी। सो थोड़ा लंबा हम टारगेट पकड़ेंगे, 2800-2850 का टारगेट बालाजी अमाइंस में हम रखेंगे और करंट लेवल पे अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पे 2440 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2440 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बालाजी अमाइंस में ट्रेड लेंगे। 7-7.5% ऊपर है। आप कह रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम बढ़ेगा, 2800 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे, तो वो आपका पहला टारगेट है। पंकज, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। हर्षदा जी, जो फर्स्ट ट्रेड रहेगा वो मजगांव डॉक के ऊपर मैं बेट लेना चाहूंगा। काफी जबरदस्त वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिली है, 2258 की रेंज में इसको बाय करना चाहिए। एक स्टॉक ने इंट्राडे के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ही शानदार नजर आ रही है। इनफैक्ट ये स्टॉक अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा हुआ है, तो मुझे लगता है कि 2150 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड करना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 2550। 510 का टारगेट और 2150 का स्टॉप लॉस। आज सुर्खियों में मजगांव डॉक इसीलिए है कि दरअसल मजगांव डॉक ने बनाई आईएनएस इम्फाल, जो एक स्टेल्थ मिसाइल शिप है, जो दरअसल इंडियन नेवी को सौंपी गई है आज। उसके चलते भी स्टॉक आज खबरों में है। 7% के गेंस और 2510 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का होना चाहिए। तो पहले ट्रेड्स आ चुके हैं जहां पर तीनों में अच्छा खासा मोमेंटम है। दूसरा ट्रेड, पंकज लगे हाथ, बताइए क्या रहेगा। हर्षदा जी, अगर आप देखते हैं हिंद पेट्रो के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। अगर हम पिछले 4 दिन की अगर मूवमेंट देखते हैं तो टेक्निकल टर्म्स के अंदर एक काफी अच्छा एनगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है। 4 डे डाउन द लाइन अगर हम लोग देखते हैं तो 3 दिन से ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम में है और आज एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में ग्रिप पकड़ा हुआ है। आरएसआई भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन के साथ में ये ट्रेड कर रहा है। 389 की रेंज में इसको बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 370 और टारगेट जो रहेगा वो 430 का रहेगा। 30 तक भाग सकता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का काउंटर। 5% का मोमेंटम आज और 370 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर आप इस ट्रेड में उतर भी रहे हैं तो ये एक और ट्रेड आ चुका। रूपक, बताइए आपका अगला का स्टॉक। मेरा अगला स्टॉक रहेगी बीडीएल। स्टॉक ने कंटिन्यूअस अपसाइड का परफॉर्मेंस दिखाया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअस ट्रेड करते हुए जा रहा है ऊपर। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा और ऊपर में 1770 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1589 पे। 1589 का स्टॉप लॉस लगाएंगे भारत डायनामिक्स में और आप कह रहे हैं 1770 तक जा सकता है ये ट्रेड, तो तेजी में रहिएगा। देखिए, डिफेंस कंपनियों में जोरदार एक्शन। बीडीएल भी आपकी स्क्रीन पर, 2 डिफेंस कंपनियां हो चुकी हैं रूपक के पोर्टफोलियो में शामिल अब, कोची शिपयार्ड और बीडीएल। समित, बताइए आप क्या जोड़ रहे हैं अब। हर्षदा, फाइन ऑर्गेनिक्स के साथ जाना चाहेंगे। ये स्टॉक में भी हमें एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है और अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो उसमें ब्रेकआउट भी यहाँ पे कंफर्म होते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक में 5000 और उसके बियॉन्ड जाने की पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि नियर टर्म में काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम 5100 का टारगेट ये पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रखेंगे और 4600 का यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 4600 का स्टॉप लॉस लगाई, 5100 का टारगेट। फाइन ऑर्गेनिक्स, ये है वो ट्रेड। तो ये दो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दरअसल इस समय जोड़े हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तीसरा ट्रेड लेकर आएंगे और साथ ही साथ एक स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम में है, उस पर भी बातचीत होगी ब्रेक के ठीक बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों में अच्छा खासा एक्शन जोर पकड़ता हुआ 200 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी बैंक है और लगभग 100 पॉइंट के गेंस को होल्ड करता हुआ निफ्टी। एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ेंगे। समित, इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो में पूरा तड़का केमिकल कंपनियों का दिख रहा है, फाइन ऑर्गेनिक्स, बालाजी अमाइन। तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, और एक फ्लेवर अगर हम देखें तो रिसेंटली भी रहा है जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में अच्छा बज रहा है और आज भी हम सुबह से देख रहे हैं अच्छा ट्रैक्शन हम काफी फार्मा स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो उसमें से नैटको फार्मा जिसने ज्यादा परफॉर्म रिसेंटली नहीं किया है,
एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन फेज में था, बट लास्ट 2-3 दिनों से उसमें कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ दिख रही है और आज भी एक अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक ने 800-810 का जो पड़ाव था वो सरपास किया हुआ है। तो इसलिए हम नेटको फार्मा के साथ जाना चाहेंगे। 787 का स्टॉप लॉस होगा और 855 का इसका टारगेट। 50 आपने कहा, टारगेट 850, राइट सामित? 855 855 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। नेटको फार्मा 787 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना है। पंकज बताइए क्या जोड़ेंगे आप? रजत जी, बीपीसीएल के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। स्टॉक 455 के आसपास अभी चल रहा है। 455 में इसकी बाइंग की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 440। टारगेट जो रहेगा वो 485 टू 490 तक के इसके टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये स्टॉक कुछ दिनों के लिए अगर होल्ड रखते हैं तो 530 तक के टारगेट्स अपने को आसानी से देखने मिल सकते हैं। 185 का टारगेट, 440 तक का स्टॉप लॉस। तो बीपीसीएल, पहले एचपीसीएल दिया था। एक थीम बन रही है यहाँ पे। समित ने 2 केमिकल कंपनियां पिक की, पंकज ने 3 पीएसयू कंपनियां जिसमें से 2 ओएमसीज हैं, रूपक ने अब तक 2 सरकारी डिफेंस कंपनियां पिक की है। रूपक बताइए तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? तीसरा स्टॉक मेरा रहेगा फैक्ट। स्टॉक ने कुछ दिनों की कंसोलिडेशन मोड में, मतलब स्टॉक में मूवमेंट नहीं है कुछ दिन, बट अभी एक्सपेक्टेड है कि एक पियासी लाइन पैटर्न फॉर्मेशन के बाद एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक एक सिग्निफिकेंट अपमूव दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से स्टॉक 900 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 789 पे। 789 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए फैक्ट में। ये भी एक मोमेंटम ट्रेड है। यहाँ पर टारगेट जो है वो करीब करीब 900 तक का आता हुआ दिखाई देगा। ये है राय रूपक की। चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर देती हूँ जो हमारे जानकारों ने दिए हैं, फिर ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ों पर आएंगे। लेकिन सारे मोमेंटम ट्रेड्स हैं जो हमारे जानकार आज दरअसल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दिखाइएगा प्लीज़ एक एक करके सारे स्टॉक्स जो हमारे जानकारों ने दिए हैं। पहले समित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बालाजी अमाइंस, टारगेट इन्होंने 2800 का दिया, 2440 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। फाइन ऑर्गेनिक्स इन्होंने 5100 के टारगेट के लिए रखा, 4600 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा है। नेटको फार्मा फिर जोड़ा है, 855 का टारगेट और 787 का स्टॉप लॉस। इंडिविजुअली प्लेट्स दिखा दीजिएगा अगर वो पूरा आप साथ में नहीं दिखा पा रहे हैं तो। पंकज ने मजगांव डॉक 2510 का टारगेट, 2150 का स्टॉप लॉस। एचपीसीएल फिर दिया 430 का टारगेट है, 370 का स्टॉप लॉस और बीपीसीएल फिर 485 के लिए रखा है, 440 का स्टॉप लॉस है। रूपक ने 3 दरअसल सरकारी कंपनियों पर फोकस किया है। कोची शिपयार्ड 1520 टारगेट, 1289 स्टॉप लॉस। बीडीएल 1770 टारगेट और 1589 स्टॉप लॉस। और फैक्ट अब आया 900 का टारगेट, 789 का स्टॉप लॉस। आपके लिए वो होपफुली वो प्लेट्स भी आएंगी ताकि आप सारे ट्रेड्स साथ में देख सकें। क्या रिटर्न्स बन रहे हैं उस पर मैं आऊंगी जब तक वो क्लियरली प्रोसेस हो जाते हैं। लेकिन आज का एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर जो आज इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगा चुका है, जे कुमार इंफ्रा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक में अच्छी तेजी आज बनती दिखाई दी है। सर्किट लगा है इसमें। दरअसल सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई जिसमें टारगेट सीएलएसए ने 87% बढ़ाया है अपने प्रीवियस टारगेट से। तो प्रीवियस टारगेट था 385 का। स्टॉक इस समय अच्छी तेजी में 581 पर ट्रेड करता हुआ। जो नया टारगेट है वो करीब करीब 720 रुपए प्रति शेयर का है। कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है और इनकी टॉप लाइन 2 गुना बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ये सीएलएसए कहता है। लेकिन इस समय सिचुएशन क्या है, ऑर्डर बुक वाकई हाथ में कितनी है? कंपनी के एमडी नलिन गुप्ता हमारे साथ है। नलिन जी स्वागत है आपका। आपने भी आपका स्टॉक देखा होगा आज। सीएलएसए काफी एंथुज्ड है जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने बैग किए हैं इस साल। मुझे बताइए इस समय आपकी ओवरऑल टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है? वेल सो एज ऑन जो 30 सितंबर 2023 के हिसाब से हमारी ऑर्डर बुक 16,500 करोड़ की थी और उसके बाद हमने करीब 800 करोड़ रुपए के ऑर्डर नए बैक किए हैं। और अभी वी आर L1 इन एक और ऑर्डर जे कुमार ने हमारी बैक किया है विच इज कोस्टल रोड का पैकेज है ये, which is a elevated corridor connecting गोरेगांव with film city. So ये करीब 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें जे कुमार का शेयर 50% है। ओके और ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा?
तो ये प्रोजेक्ट अभी हम L1 आए हैं, अभी जो वर्क ऑर्डर मिलने की प्रक्रिया है वो अभी शुरू रहेगी और हमारी उम्मीद है कि 1 महीने के दौरान में ये ऑर्डर बुक हमारे पास 30 डेज में फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। ओके समय जब ये रिपोर्ट पढ़ रही थी, CLSA स्पेसिफिकली 2-3 दफा मेंशन कर रहा है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स अर्बनाइजेशन के ले रहे हैं और ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो आपको आई थिंक 2 हफ्ते पहले चेन्नई में प्रोजेक्ट लगा, ये सबका उदाहरण है। पर CLSA ये भी मेंशन करता है क्लाइमेट रेजिस्टेंट अर्बनाइजेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या आप हमें समझा पाएंगे ये क्या है, इसके क्या मायने हैं कि क्लाइमेट चेंज होगा उसके बावजूद आपके प्रोजेक्ट्स को कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, कैसे समझे इसे? मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज से उनका मतलब शुड बी, जो मैं अंदाज लगा रहा हूँ, शुड बी इन द सेंस ऑफ जो अपनी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने के सिचुएशन में फिर भी जय कुमार परफॉर्म कर पाएगा। ये जो हमारी समझ ये है कि ये वो बताना चाहते हैं इससे, क्योंकि जितने भी ऑर्डर हमने लिए हैं वो सारे EPC के कॉन्ट्रैक्ट हैं और EPC के कॉन्ट्रैक्ट में एक बार कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद इसमें किसी तरीके की परेशानी आने का स्कोप नहीं होता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जितने भी EPC के काम निकले उनमें महाराष्ट्र या दिल्ली, इन जगहों पे कहीं भी जहां जय कुमार का ऑर्डर बुक है, यहाँ पे इस तरीके की कभी तकलीफ नहीं आई है। और ये कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है जय कुमार का, जो करीब 14 से 15% एबिटा मार्जिन पे हमने ये ऑर्डर बुक ले रखी है। सो हम बहुत ही ज्यादा होपफुल हैं कि हम आने वाले सालों में काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, ये जो आपका 16,000 करोड़ का ऑर्डर टिल सितंबर, फिर 800 करोड़, तो दैट्स नियरली 17,000 करोड़, और उसमें मैं यहाँ पर आपका ये कोस्टल रोड वाला प्रोजेक्ट का 50% जोड़ दूं, सो यू आर नियरली स्कर्टिंग अराउंड 17,500 करोड़। आपने मेरे ख्याल में गाइड किया था कि आप 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक आई थिंक FY27 में अचीव करेंगे। ये तो इसी साल हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द ईयर, अगर 2-3 और प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। तो विजिबिलिटी क्या है सर अब 27 के लिए, क्योंकि एक विजन आपने रखा था? जी, सो जय कुमार का हमारा जो इंटरनल टारगेट है कि हम इस साल जैसे क्योंकि इस साल की जो H2 की रेवेन्यू जो कंज्यूम होगी उससे ऑर्डर बुक करीब 16,000 करोड़ के आसपास में फिलहाल के उस पे अगर हम देखें फिलहाल के नंबर्स पे, तो करीब 16,000 करोड़ के आसपास में हम इस ऑर्डर बुक को क्लोज कर पाएंगे विद द करंट L1 पोजीशंस एंड द ऑर्डर बुक्स दैट वी हैव। लेकिन आने वाले 2027 तक जो हमने जो टारगेट दिया है कि हम $1 बिलियन रिवेन्यू कंपनी बनेंगे और उसके साथ ही हमारी ऑर्डर बुक 20 से 25,000 करोड़ होगी, उसकी तरफ कंपनी की पूरी टीम और हम मिलके वी आर ट्राइंग कि हम इस टारगेट को पूरी तरीके से अचीव करें। क्योंकि इस साल जैसे आप देखेंगे तो एक हिस्टोरिकल हाई ऑर्डर बुक है जय कुमार का, जो करीब 8,500 करोड़ के आसपास हम ऑलरेडी बैक कर चुके हैं। सो 8,500 और अभी का जो L1 है उससे करीब 13,000, सो 9,300 करोड़ के प्रोजेक्ट ऑर्डर बुक L1 और जो LOA हमें मिल चुके हैं उसके नंबर्स हैं। तो आई थिंक ये एक हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक, और जो आने वाले सालों में हमारे लिए रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन के लिए काफी हद तक मदद करेंगी। मुझे बताइए 2024 में किस तरह के ऑर्डर्स आप के लिए टेंडर भरेंगे? क्या ये प्राइमरीली मुंबई मेट्रो वाले प्रोजेक्ट्स होंगे, कोस्टल रोड वाले प्रोजेक्ट्स हैं? एंड बियॉन्ड मुंबई, एक तो चेन्नई में आपने कुछ ऑर्डर्स बैक किए हैं, वहां पर कितनी विजिबिलिटी है नए ऑर्डर्स हाथ लगने की, गुप्ता जी? हर्षदा, अगर आप देखें कि हमने ये इस साल का हमारा जो ऑर्डर बुक है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें हमने महाराष्ट्र में ऑर्डर बैक किए हैं, चेन्नई में ऑर्डर बैक किया है। ये जो काम है इनके अंदर में अभी भी मेट्रो सेक्टर ये एक बहुत ही बुलिश सेक्टर है, क्योंकि देश की प्रगति होने के लिए आई थिंक मेट्रो जो एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मुंबई इटसेल्फ में अगर आप देखें तो करीब 200 किलोमीटर की 150 किलोमीटर के आसपास की मेट्रो लाइन अभी और आनी बाकी है। मेट्रो हो या फ्लाईओवर्स हो, हर डिपार्टमेंट में पूरे देश में इस वक्त इतना ज्यादा इंफ्रा का काम है कि आई थिंक हर कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स को इंप्रूव कर सकता है, एक रीजनेबल मार्जिन में काम ले सकता है, ना कि इस वक्त जल्दी ऑर्डर बैक करना ये एक हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छे रेट में काम लेना जो वर्केबल हो, जो कंपनी की प्रगति हो सके, जिसमें वो
तरीके से काम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे हिसाब से आने वाले 6 से 9 महीने में करीब 30 से 35 हजार करोड़ के काम हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम अभी भरेंगे। सो आने वाला साल भी अपने लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, ये हमारी कंपनी के लिए इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। और रफली किस तरह के मार्जिन्स आप एंजॉय करेंगे इस पर्टिकुलर बूमिंग ऑर्डर बुक के बीच? वेल सोच करीब 14 से 15% का एबिटा मार्जिन ये हमारा टारगेट रहा है। हर साल हम इसके बिना हम मतलब और बिड करने की कोशिश नहीं करते ज्यादा एग्रेसिव होने के लिए। सो हमारी ये जो उम्मीद है कि 14 से 15% का एबिटा मार्जिन हम बना पाएंगे और हम उसके बारे में काफी हद तक कॉन्फिडेंट हैं। तो इफ एट ऑल अगर कोई कमोडिटी कॉस्ट बढ़ जाता है गुप्ता जी, क्या वो आप पास ऑन कर पाते हैं मिड प्रोजेक्ट, या फिर जो तय दाम रेट पर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है वही करना होता है? सो हर्षदा, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं उनमें जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशली हम बात करेंगे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एस्केलेशन का क्लॉज होता है, जिसे प्राइस वेरिएशन एंड एस्केलेशन का क्लॉज बोला जाता है, जिसमें आपकी टेंडर भरने से आपके एग्जीक्यूशन पीरियड, वो 2 से 5 साल जो भी उसका पीरियड है, उस समय में जितनी प्राइसेस में अगर इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है प्राइसेस, तो उतने रेट से आपका एस्केलेशन माइनस या पॉजिटिव होता है। सो ये एक तरीके से पूरा एक बहुत ही रीजनेबल एस्केलेशन तरीका सरकार ने बना रखा है, जिसके अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जुआ खेलने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज से एस्केलेशन ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे किसी तरीके का मतलब इम्पैक्ट नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी, इट्स बीन गुड टॉकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट 2024 के लिए। एटलीस्ट मुंबई के शहर के लिए मैं कह रही हूँ, आप जैसी कंपनी और दूसरे आपके जो पियर्स हैं पूरी तरह से मुंबई का जो कायाकल्प कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, बस जल्दी जल्दी काम कीजिए, क्योंकि कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट्स बीन पुट इन। थैंक यू। चलिए, तो जे कुमार इंफ्रा आज का टॉप परफॉर्मर और मैनेजमेंट ने आपको एक आउटलुक भी दिया। देखिए आगे आएंगे 30 से 35 हजार करोड़ के ऑर्डर्स, जिसके लिए कंपनी पार्टिसिपेट भी करेगी, तो एक अच्छी खासी विजिबिलिटी है गोइंग फॉरवर्ड। चलिए रिटर्न्स पर आते हैं। हमारे जानकारों ने बहुत बढ़िया ट्रेड्स दिए तो हैं, अब किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से मैं आपको सारे ट्रेड्स दोबारा नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन अब तक के रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर है। पंकज 0.34% के रिटर्न्स पर हैं, समित ने 0.2% के रिटर्न्स कमा लिए, रूपक हल्के से नेगेटिव में -0.01% का रिटर्न्स। बस पारी की शुरुआत है, लेकिन पूरा हफ्ता बाकी है, जहां पर हमारे जानकार आई एम श्योर काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई करके लेकर आएंगे और अपने रिटर्न्स भी यहाँ पर और मजबूत करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। कोई भी बदलाव अगर होगा उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और 1 बजे के कार्यक्रम के दौरान हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ।